नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे घटनासार अर्धवार्षिकी। दोस्तों, अर्धवार्षिकी जो आई है मार्केट में, घटनासार करंट अफेयर्स की 2025 की, तो उसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट में हम दोस्तों उत्तर प्रदेश का बजट भी समाहित किया गया है और कुछ उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख करंट अफेयर्स हैं घटित हुई है जो 6 महीने के अंदर में अप्रैल तक, उसको भी हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम पहले बजट से शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि बजट में क्या प्रावधान किया गया है 2025 में उत्तर प्रदेश में, और उसके आगे देखेंगे जब बजट ख़त्म हो जाएगा तो उसके आगे जो है उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले उत्तर प्रदेश बजट 2025। आइए उत्तर प्रदेश बजट 2025 के बारे में क्या है दोस्तों। पहली पॉइंट इसमें दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जो है सुरेश खन्ना ने 20 फरवरी 2025 को 25-26 का विधानसभा में बजट पेश को प्रस्तुत किया। दोस्तों, अब की बार का जो बजट है 25-26 का बजट का जो आकार है दोस्तों 8,08,736.06 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है, जो कि अब तक का दोस्तों सबसे बड़ा बजट है। जो पूर्व वर्ष पे यानी इसके पहले का जो वर्ष था 24-25 के बजट से कितने कब करोड़ से बजट से अनुमान की तुलना में अधिक है दोस्तों, 6,75,05,87 करोड़ रुपए के बजट से अधिक है दोस्तों, और जो कि कितना प्रतिशत में है दोस्तों, तो 9.8% अधिक है। यदि दोस्तों आंकड़े में पूछे कि कितने प्रतिशत अधिक है, आंकड़ों में पूछे तो दोस्तों 6,75,05,87 करोड़ रुपए बजट अनुमान अब की बार अधिक है, और प्रतिशत में दोस्तों 9.8% अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में अब की बार का बजट। तो आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट दोस्तों क्या है, अगली पॉइंट इसमें बताया गया है दोस्तों कि बजट में 22% कितना दोस्तों, बजट में 22% हिस्सा बुनियादी ढांचे व इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए निर्धारित किया गया है। बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए दोस्तों 22% का प्रावधान बजट में किया गया है। वहीं पर दोस्तों शिक्षा के लिए 13% का बजट का प्रावधान किया गया है, और वहीं पर 11% कृषि व संबद्ध सेवाओं के लिए, और 6% शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए, और 4% संसाधन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए भी प्रावधान किया गया है 2025-26 के बजट में। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट में क्या बताया गया है, अगली पॉइंट में है दोस्तों बजट में पूंजीगत परिव्यय। बजट में पूंजीगत जो परिव्यय है कुल बजट का लगभग 20.5% यानी 20.5% बताया गया है। वहीं पर दोस्तों पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत अवसंरचना निर्माण, विस्तार, निवेश संबंधी व्यय शामिल है। दोस्तों जो पूंजीगत परिव्यय किया जाएगा उसमें क्या क्या शामिल है दोस्तों, अवसंरचना निर्माण होगा, जो बुनियादी निर्माण होगा, वहीं पर विस्तार होगा, वहीं पर इन्वेस्टमेंट यानी निवेश से संबंधित व्यय को इसमें शामिल किया गया है। पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का दोस्तों 20.5% बताया गया है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है 25-26 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य दोस्तों सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% है, जो कुल बजट का कितना अनुमानित है दोस्तों, 91,000 हाँ दोस्तों 91,399 सॉरी दोस्तों फिर से देख लेते हैं दोस्तों इसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 91,39,980 91,39,980 लाख रुपए की अनुमानित इसमें किया गया है दोस्तों राजकोषीय घाटे का। राजकोषीय घाटा दोस्तों राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% रहने की संभावना है, और जो 91,39,980 लाख रुपए अनुमानित का है अगर आंकड़ों में देखें तो। आइए अब देखते हैं बजट में प्राप्तियां और व्यय का प्रावधान कितना है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों, बजट में प्राप्तियां और व्यय। बजट में प्राप्तियां और व्यय को देखेंगे तो पहली पॉइंट इसमें क्या बताया गया है, 25-26 के बजट में सरकार का कुल व्यय दोस्तों 8,08,0736.06 8,08,0736.06 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। वहीं पर जो कुल प्राप्तियां बताई गई दोस्तों 7,79,242.65 करोड़ अनुमानित है। वहीं दोस्तों इसमें दोस्तों कुल प्राप्तियों में 6,62,690.93 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां तथा 1,16,551.72 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियां इसमें शामिल किया गया है। अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट में दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, 5,50,172 5,50,172.2
1 करोड़ के कर राजस्व में प्रदेश का स्वयं कर राजस्व कितना है दोस्तों, कितना है 2,95,000 करोड़ रुपया, तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश दोस्तों 2,55,172.21 करोड़ शामिल है। तो इस तरीके से दोस्तों राजस्व प्रदेश में जो राजस्व प्राप्तियां हैं उसमें ये बताया गया। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में क्या कह रहा है दोस्तों, 25-26 के दौरान प्रवेश जो लिखा है दोस्तों ये प्रदेश होगा, ये प्रदेश होगा। प्रदेश सरकार का कुल व्यय कितना है, प्रदेश सरकार का कुल व्यय दोस्तों वही होता है जो बजट प्रस्तावित किया जाता है कि बजट में कितना प्रावधान किया गया। तब की बार का बजट प्रावधान कितना है दोस्तों, कुल व्यय 8,08,736.06 करोड़ बजट में अनुमानित है। इसमें से दोस्तों 5,83,174,174 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है। वहीं पर दोस्तों कितना है दोस्तों 2,25,561.49 करोड़ में पूंजी लेखे के व्यय इसमें शामिल किया गया है। तो आइए अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों, प्राप्तियों एवं व्यय के इन आंकड़ों के आधार पर 25-26 में दोस्तों कितना 79,516.36 करोड़ की राजस्व बचत होगी। वहीं पर राजकोषीय घाटा दोस्तों 91,399.80 करोड़ रुपये अनुमानित है जो 25-26 आगे देखते हैं जो 2025-26 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.9% बताया गया। इसके पहले भी ये पॉइंट हमने पढ़ा दिए थे। आइए अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों, समेकित निधि की प्राप्तियां। क्या समेकित निधि प्राप्तियां अर्थात दोस्तों कुल प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद दोस्तों 29,493.41 करोड़ रुपये का घाटा बजट में अनुमानित है। वहीं पर लोक लेखे से दोस्तों 9500 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियों के बाद 25-26 में समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 19,993.41 करोड़ ऋणात्मक अनुमानित किया गया है। तो दोस्तों ये सब पूछता नहीं है, लेकिन एक ही बजट में जब किया गया है तो बजट में यही सब नहीं बताया जाएगा तो और क्या बताया जाएगा। मेन है दोस्तों कि राजस्व घाटा कितना रहेगा, 2.9% रहने का अनुमान है। यही सब पूछेगा, बजट का आकार कितना है, बजट का किस मकसद से पेश किया गया है, यही सब पूछेगा। बाकी नहीं पूछा गया है इसको कभी आज तक, लेकिन तब भी इसको हमने बता दे रहे हैं। आइए अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों, प्रारंभिक शेष रुपया कितना होगा दोस्तों 20,240.81 करोड़ रुपये के हिसाब में लेते हुए 25-26 में अंतिम शेष 247.40 करोड़ रुपये होना अनुमानित किया गया है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में दोस्तों है कि कर प्राप्तियों के संदर्भ में बजट 25-26 के दौरान राज्य वस्तु सेवा कर तथा वैट से कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 1,30,425 करोड़ रुपये के आबकारी शुल्क से प्रावधान। इसमें दोस्तों राज्य वस्तु एवं सेवा कर स्टेट जीएसटी तथा वैट से दोस्तों 1,30,425 करोड़ रुपये के अनुमानित है दोस्तों कि इतना प्राप्ति होगी। वहीं पर आबकारी शुल्क से दोस्तों 63,000 करोड़ का अनुमानित है कि 63,000 करोड़ रुपये हमें प्राप्त होगी अब की बार बजट में। वहीं पर दोस्तों स्टम्प एवं पंजीकरण से दोस्तों 38,150 करोड़ रुपये का आने की संभावना है। वहीं पर वाहन कर से दोस्तों 14,000 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का होने का अनुमान किया गया है 25-26 के बजट में। आइए तो आगे देखते हैं दोस्तों, रुपया राज्य बजट में रुपया आता कहाँ से है और कितना प्रतिशत आता है। आइए देखते हैं कहाँ से कितना आता है दोस्तों। राज्य का कर राजस्व से दोस्तों 37.4% आता है। केंद्रीय कर अंतरण से दोस्तों 32.4% आता है। सार्वजनिक ऋण से 14.4% आता है। वहीं पर केंद्रीय अनुदान सहायता से 11.1% आता है। गैर कर राजस्व से दोस्तों 3.1% आता है। सार्वजनिक लेखा रसीद से 1.2% आता है। ऋण एवं अग्रिम वसूली से 0.4% का आता है। अब देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि बजट में रुपया जाता कहाँ है। यहाँ पर जाता है दोस्तों, यहाँ पर आता है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे। आइए देखते हैं कि रुपया जाता कहाँ है और कितने प्रतिशत कहाँ जाता है। दोस्तों पूंजीगत व्यय में दोस्तों 20.4% हमारा खर्च होता है। वहीं पर अन्य व्ययों में 16.8% का खर्च होता है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए दोस्तों 12.4% का खर्च होता है। वहीं पर जो पेंशन है कोई, चाहे वृद्धा पेंशन हो गया, सरकारी पेंशन हो गया, कोई भी हो गया दोस्तों 11.2% खर्च होता है वहाँ पर। और दोस्तों वेतन सहायता प्राप्त संस्थान को दोस्तों 9.8% का खर्च होता है। ब्याज अदायगी में दोस्तों 7.9% खर्च होता है। और कर्ज अदायगी में दोस्तों 6.4% की प्राप्ति खर्च होता है। सरकार से अनुदान प्राप्ति में 6.4
रुपया खर्च होता है और सब्सिडी से 4.3% खर्च होता है। वहीं पर स्थानीय निकायों को अंश वितरण में 3.3% खर्च होता है। वहीं पर ऋण एवं अग्रिम संवितरण से 1.1% का खर्च होता है। तो कहाँ जाता है दोस्तों, यहाँ पर रुपया यहाँ पर जाता है, रुपया कहाँ से आता है इसको हमने देख लिया है दोस्तों। इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ये इस तरह नहीं पूछेगा कि इसमें कितना प्रतिशत का व्यय होता है या कितना आता है, कहाँ जाता है। इसमें ये पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च होता है या सबसे रुपया ज़्यादा कहाँ जाता है। इसमें से कहीं भी जो भी 10-12 इसमें दिया है विकल्प, इसमें से कई भी विकल्प उसमें दे देगा। मान लीजिए यही कर्ज अदायगी दे देगा, सब्सिडी दे देगा, पेंशन दे देगा, पूंजीगत व्यय दे देगा, इसमें से चुनने को दे देगा। तो कहीं से भी आपको विकल्प बना सकता है। आइए आगे भी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला दोस्तों इसमें तो कोई मतलब है नहीं, कुल प्राप्तियाँ इसको पढ़ा दिए हैं, तो इसमें यहाँ पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। तो आइए दोस्तों अगला क्या है दोस्तों, बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं। दोस्तों बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं यहाँ देखेंगे, क्या दोस्तों देखेंगे, बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं। क्योंकि दोस्तों जो लिस्ट में दिया गया था, लिस्ट में ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ा दिया गया, तो वही केवल लिस्ट में दे दिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। तो इस वजह से समय ना गंवाते हुए आइए आगे देखते हैं जो अब इम्पोर्टेंट चल रहा है। ये भी दोस्तों बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कौन दोस्तों, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दोस्तों 51,000 की धनराशि को बढ़ाकर 1 लाख और विधवा पुनर्विवाह व उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए अनुमन्य सहायता राशि को 1 लाख रुपया तक कर दिया गया है। दोस्तों पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दोस्तों 51,000 की धनराशि दिया जाता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर दोस्तों 1 लाख कर दिया गया है। और वहीं पर विधवा पुनर्विवाह उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए भी अनुमन्य सहायता राशि को दोस्तों 1 लाख रुपया तक कर दिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को देखें। आइए अगला प्रावधान किया गया है राज्य बजट में, उसको देखते हैं। दोस्तों प्रदेश में छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने व ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, कौन, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की घोषणा की है बजट में। इसके तहत दोस्तों कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्रों को निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों बजट में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का प्रावधान किया गया है, और वहीं पर जो कॉलेज जाएंगी लड़कियां उनको निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराने का भी प्रावधान बजट में किया गया है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले लाखों कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा करते हुए बजट प्रस्ताव में कहा गया है, क्या कहा गया दोस्तों, बजट प्रस्ताव में कहा गया कि उन्हें न्यूनतम 16,000 से 20,000 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाएगा, और ऐसे कर्मचारियों की भर्ती अब सीधे एजेंसियों के माध्यम से न कर निगम के माध्यम से की जाएगी, जो कि कारपोरेट के माध्यम से की जाएगी। तो आइए इसमें और अगला प्रावधान क्या इनके लिए है, बजट में की गई है घोषणा के अनुसार राज्य सरकार इसके लिए आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनाने जा रहा है। क्या बनाने जा रहा है दोस्तों, ये पूछने की चांस है दोस्तों कि संविदा पर कर्मचारियों को रखने के लिए बजट में राज्य सरकार कौन सा निगम बनाने की घोषणा की है, तो आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनाया जाएगा। इसके साथ दोस्तों क्या होगा, संविदा पर रखे गए होमगार्ड्स, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी, एएनएम, संविदा से जुड़े, स्वच्छता से जुड़े सभी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत, किसके, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत दोस्तों 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा का लाभ उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था इसमें की गई है। दोस्तों पहले दो के तो शिक्षा मित्रों को नहीं था, जो आउटसोर्सिंग थे जो पहले उनको नहीं था, जो संविदा पे थे उनके लिए नहीं था, इस वजह में था, लेकिन था कुछ लोगों को था। इस वजह से इसमें भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किसको किसको दोस्तों, होमगार्ड हो गया, पीआरडी जवान हो गए, ग्राम चौकीदार हो गए, शिक्षा मित्र हो गए, अनुदेशक हो गए, आशा वर्कर्स हो गए, आंगनबाड़ी हो गए, एएनएम संविदा से जुड़े, स्वच्छता से जुड़े सभी कर्मियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत, किस अभियान के तहत दोस्तों, इसको देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत दोस्तों क्या 5 लाख रुपये तक का बीमा, कितना, 5 लाख रुपये तक का बीमा का प्रावधान इसमें करने की घोषणा की गई है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या बताया गया दोस्तों, बताया गया कि 5 लाख रुपये तक निःशुल्क इलाज के लिए, 5 लाख रुपये का जो निःशुल्क इलाज किया जाएगा, इसमें दोस्तों क्या होगा दोस्तों, कर्मचारियों का मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। दोस्तों 5 लाख रुपये के दो इसमें हम लोग आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, इसमें बनाया जाएगा सरकार के द्वारा, उसमें मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड भी बनाया जाएगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, अगले पॉइंट में क्या प्रावधान किया गया है दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों 80 मेडिकल कॉलेज
80 मेडिकल कॉलेज हैं। कितने दोस्तों? प्रदेश में दोस्तों, प्रवेश यदि लिखा है दोस्तों, ये है प्रदेश। दोस्तों प्रदेश होगा। प्रदेश में दोस्तों वर्तमान में 80 मेडिकल कॉलेज जो कि हैं दोस्तों, इसमें से दोस्तों 4 राज्य सरकार द्वारा संचालित है, 44 दोस्तों राज्य सरकार द्वारा संचालित है, वहीं पर 36 ठो निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है, यानी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा संचालित हैं। तो दोस्तों वर्तमान में मेडिकल कॉलेजों की संख्या प्रदेश में दोस्तों 80 है, जिसमें से दोस्तों 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं और 36 जो है कारपोरेट यानी निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं, प्राइवेट सेक्टर द्वारा। आइए अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में प्रदेश में, ये भी दोस्तों प्रदेश होगा। दोस्तों वर्तमान में प्रदेश में राजकीय एवं निजी क्षेत्र, कौन दोस्तों? राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों अवली विश्वविद्यालयों में MBBS की कितना दोनों सीटें हैं दोस्तों? 11,800 सीटें तथा PG में 3,971 सीटें उपलब्ध है। दोस्तों वर्तमान में MBBS की कितनी सीटें उपलब्ध हैं दोस्तों? 11,800 सीटें, वहीं पर PG में 3,971 सीटें उपलब्ध हैं। तो इसको आप लोग देखते रहिएगा दोस्तों, MBBS की सीटें पूछने की संभावना बनी हुई है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या प्रावधान किया गया है बजट में? दोस्तों अगला प्रावधान है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 में UG PG हेतु कुल 10,000 सीटें जोड़ने की भी घोषणा की गई है। दोस्तों बजट के 25-26 में दोस्तों UG PG में और 10,000 सीटें बढ़ाने की घोषणा भी की गई है, जिनमें से दोस्तों 1500 सीटें उत्तर प्रदेश को मिलेगी। बजट में दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय जो बजट था तो उसमें कहा गया था कि 10,000 सीटें दोस्तों UG PG में बढ़ाई जाएंगी, जिनमें से उत्तर प्रदेश सरकार को, जिसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार को, किसको? उत्तर प्रदेश सरकार को दोस्तों 1500 सीटें मिलेंगी। तो इस तरीके से पूरे केंद्रीय बजट में 10,000 सीट का प्रावधान किया गया और उत्तर प्रदेश को इसमें से 1500 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में क्या है? अगला पॉइंट दोस्तों 25-26 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर, किसके? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कहाँ पर दोस्तों? लखनऊ में स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं पर प्रत्येक जिले में 100 एकड़ में PP मॉडल पर, सार्वजनिक निजी भागीदारी के मॉडल पर सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में क्या बताया गया है? अगला पॉइंट है दोस्तों संत कबीर, किसके? संत कबीर के नाम पर 10 वस्त्र उद्योग पार्क। कितने? संत कबीर की किसके नाम पर पूछ सकता है दोस्तों, कितने, किसके नाम पर 10 उद्योग पार्क तथा संत रविदास के नाम पर 2, कितने दोस्तों? 2 चरमोद्योग पार्क स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव किया गया है बजट 25-26 में उत्तर प्रदेश में। दोस्तों संत कबीर के नाम पर दोस्तों 10 उद्योग पार्क, वहीं पर संत रविदास के नाम पर दोस्तों 2 चर्मोद्योग पार्क यानी चमड़ा उद्योग पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं पर दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष में उनके सम्मान में नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय की स्थापना करने का भी प्रस्ताव किया गया। तो दोस्तों इसको आप लोग देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देखते रहिएगा कि पूछ सकता है कि किसके नाम पर दोस्तों 2 चर्मोद्योग पार्क स्थापित किए जाएंगे, तो किसके? संत रविदास के नाम पर। यही पूछ सकता है कि दोस्तों नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय की स्थापना किसके सम्मान में स्थापित की जाएगी, तो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर की जाएगी। किसको इस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? अगला पॉइंट है दोस्तों लखनऊ, कहाँ पर? लखनऊ स्थित अटारी कृषि प्रक्षेप पर 251 रुपये करोड़ की लागत से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना की जाएगी। दोस्तों इसमें पूछ सकता है कि किसके नाम पर सीड पार्क की स्थापना की जाएगी या किसके स्मृति में, तो चौधरी चरण सिंह के नाम पर। दोस्तों बजट में कितना इसमें प्रावधान किया गया है? 251 करोड़ रुपये की लागत से इसमें बनाया जाएगा। वहीं पर दोस्तों प्रत्येक कृषि मंडी में माता सबरी के नाम पर कैंटीन और विश्राम आश्रय स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। किसके? माता सबरी के नाम पर दोस्तों कैंटीन और विश्रामय की स्थापना की घोषणा की गई है बजट में। वहीं पर दोस्तों मेधावी छात्रों के लिए 400 करोड़ रुपए की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी प्रस्तावित है। दोस्तों इसको पूछिए, हम इसके ऊपर पढ़ाए थे कि बजट में रानी लक्ष्मीबाई योजना की स्कूटी प्रारंभ किया गया है, उसके लिए दोस्तों 400 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें किया गया है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट दोस्तों क्या है? अगली पॉइंट दोस्तों माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास का प्रावधान किया
गया है। किसके नाम पर दोस्तों? माता अहिल्याबाई के नाम पर। माता अहिल्याबाई के नाम पर श्रमजीवी, कौन दोस्तों? श्रमजीवी महिला छात्रावास का भी प्रावधान किया गया है बजट में। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट में कहता है दोस्तों, प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने हेतु दोस्तों कहाँ पर दोस्तों? लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए दोस्तों 5 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। वहीं पर दोस्तों साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना हेतु 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आदि नई योजनाओं के भी बजट में घोषणा किया गया है। आदि इस वजह से लिख दिया गया है दोस्तों क्योंकि इंपॉर्टेंट में ही है, पूछ सकता है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना कहाँ किस शहर में की जाएगी? तो लखनऊ में की जाएगी। इसके लिए दोस्तों बजट में कितने प्रावधान किया गया है? 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं पर दोस्तों साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना है तो कितने का प्रावधान किया गया है दोस्तों? 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दोनों लखनऊ में स्थापित किए जाएंगे। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट में क्या है दोस्तों? राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, कौन समिट? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसके हो गया है, जिसमें दोस्तों लगभग 36 लाख करोड़ रुपए, कितना दोस्तों? 36 लाख करोड़ के निवेश के मेमोरेंडम, कौन? MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया है दोस्तों। वहीं पर उक्त समिति के 1 वर्ष, कितना दोस्तों? 1 वर्ष के अंदर दोस्तों 6 यानी 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश से या तो वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है अथवा संबंधित परियोजनाएं निर्माणाधीन है, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसमें मैंने कहने कि इसको दोस्तों ये किया गया कि इसके पहले दो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, उसमें दोस्तों 36 लाख करोड़ का निवेश किया गया मेमोरेंडम पर, MOU हस्ताक्षर किया गया, जिसके माध्यम से हमें दोस्तों 1 वर्ष के अंदर में ही 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया, जिससे हमें वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया और संबंधित परियोजना निर्माणाधीन है और भी उसके हमसे काम कर रहे हैं 36 लाख करोड़ रुपये निवेश से। आइए अगला प्रावधान किया गया है दोस्तों। अगला प्रावधान है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे, कितने दोस्तों? 4 नए एक्सप्रेसवे बनाए, 4 नए एक्सप्रेसवे, 4 नए एक्सप्रेसवेज के निर्माण करने का फैसला लिया गया है दोस्तों। कहाँ कहाँ दोस्तों 4 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे दोस्तों? पहला है दोस्तों आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, कौसिया जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए दोस्तों 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रावधान किया गया है बजट में। तो दोस्तों कितने नए एक्सप्रेसवे बनाने का निर्माण लिया गया है दोस्तों? 900 करोड़ रुपए का। और कितने का बजट में प्रावधान किया गया है? 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रावधान किया गया है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे, कौन दोस्तों? गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे को दोस्तों प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे को कौन है दोस्तों? यहाँ बताया गया है कि गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, गंगा एक्सप्रेसवे के दोस्तों प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए दोस्तों 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में क्या है दोस्तों? अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए, किसको दोस्तों? मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए दोस्तों 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है। बजट में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए दोस्तों, जो गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण के ही निर्माण का प्रस्तावित है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण। दोस्तों बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए जो भी 50 करोड़ रुपये का व्यवस्था का प्रावधान इसमें किया गया। इस तरीके से दोस्तों कौन से 4 एक्सप्रेसवे हो गए। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट में क्या बताया गया है दोस्तों? अगली पॉइंट में बताया गया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, कौन दोस्तों? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना है तो लगभग 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, प्रस्तावित है दोस्तों। इसके अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए दोस्तों कौन सी परियोजना प्रस्तावित है दोस्तों? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना, जिसके लिए 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपए का भी निवेश अनुमानित किया गया है कि इतने का निवेश किया जाएगा, कितने का? 9,500 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें ब्रैकेट में दिया गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थान कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का स्थान
शीर्ष स्थान किस किस में है, तो उसको आइए देखते हैं। पहले दोस्तों दुग्ध उत्पादन में दोस्तों शीर्ष स्थान पे है देश में हिस्सेदारी कितना है दोस्तों, 16.21% की हिस्सेदारी है पूरे भारत में, इस वजह से शीर्ष स्थान बनाए हुए है। दूसरा है दोस्तों 15 करोड़ की नागरिकों को निःशुल्क राशन वितरण के साथ शीर्ष स्थान पर है। वहीं पर 9.57 करोड़ रुपये के जन धन योजना बैंक खाते के साथ शीर्ष स्थान पर है। वहीं पर 1.58 करोड़ के लोग निःशुल्क बिजली कनेक्शन के साथ प्रथम स्थान पर है। वहीं पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2.86 करोड़ किसानों के 80,000 करोड़ रुपये के हस्तांतरित किया गए करके भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर बरकरार है। वहीं पर दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.86 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देने के साथ ही कितना 1.86 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देने के बाद उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। अगली पॉइंट क्या है दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना में 9 करोड़ से अधिक लोगों की आयुष्मान कार्ड का वितरण करके उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर बनाए हुए है। अगली पॉइंट कौन है, अगली पॉइंट है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 65 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया। दोस्तों इसमें मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दोस्तों 56 लाख से अधिक आवासों का निर्माण करके उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वहीं पर दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश में सर्वाधिक दोस्तों 2.75 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण उत्तर प्रदेश में करके उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वहीं पर अगली पॉइंट है दोस्तों देश में कुल मोबाइल फ़ोन उत्पादन में सर्वाधिक लगभग 55% दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, जो सर्वाधिक है, इस वजह से शीर्ष पर बना हुआ है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट किस में है, शीर्ष में देश में सर्वाधिक 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयाँ हैं। कितनी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग इकाइयाँ हैं, जो उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है पूरे भारत में। दोस्तों अटल पेंशन योजना, दोस्तों कौन, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लोगों का पंजीकरण किया गया है। कितना, 1 करोड़ से अधिक लोगों का पंजीकरण उत्तर प्रदेश करके ने प्रथम स्थान पर बनाया हुआ है, शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वहीं पर दोस्तों देश में सर्वाधिक 6 शहरों में, कितने 6 शहरों में मेट्रो रेलवे का संचालन किया जा रहा है, जो शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक शहरों में ट्रेन चलाने का जो है उत्तर प्रदेश का श्रेय जाता है। वहीं पर दोस्तों कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, उत्तर प्रदेश बना है। तो इसको देखते हैं। अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों 400 लाख टन सब्जियों का उत्पादन कर प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश बना है। कितना दोस्तों, 400 लाख टन का उत्पादन करके शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। अगली पॉइंट है दोस्तों खाद्यान्न हो गया, गेहूँ हो गया, आलू हो गया, आंवला हो गया, आम हो गया, गन्ना हो गया, चीनी हो गया और इथेनॉल उत्पादन में भी देश में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश बना हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखें कि उत्तर प्रदेश किस किस में प्रथम स्थान पर है। आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप पढ़ने में आसानी हो। तो आइए अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या क्या है, प्रदेश में आर्थिक स्थिति, प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है दोस्तों, आइए उसको देखते हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति में दोस्तों आइए देखते हैं प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है उसको आइए देखते हैं। पहला दोस्तों नीति आयोग द्वारा, किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य दोस्तों फ्रंट रनर की श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। वहीं पर दोस्तों समेकित फिस्कल हेल्थ इंडेक्स पूर्व वर्ष की तुलना में 22-23 से बढ़कर 45.9% हो गया है। तो नीति आयोग द्वारा दोस्तों जारी किया गया, जिसमें फ्रंट रनर की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है, जो 22-23 से बढ़कर 45.9 इंडेक्स हो गया है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट में क्या प्रावधान आर्थिक स्थिति बताई जा रही है उत्तर प्रदेश की, आरबीआई द्वारा, किसके द्वारा, वहाँ पर उसके पूर्व दोस्तों नीति आयोग द्वारा बताया गया। अब दोस्तों आरबीआई द्वारा क्या बताया जा रहा है, देखिए आरबीआई द्वारा राज्यों के बजट के संबंध में वित्तीय वर्ष 24-25 में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 22-23, 24-25 में क्रमशः दोस्तों 22-23 में दोस्तों 9.9%, 23-24 में 10.5% और वहीं पर 24-25 में दोस्तों 11.5% रहा, जो महाराष्ट्र के बाद देश का सर्वाधिक है। इस तरीके से दोस्तों आप जो आरबीआई का यह आंकड़ा है कि महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का दोस्तों सबसे दूसरे स्थान पर
है दोस्तों सभी राज्यों की स्वयं कर की प्राप्तियों में दोस्तों जो राज्यों की प्राप्तियां हुई हैं उसमें उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, वहीं पर महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। आइए देखते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में और अगली पॉइंट क्या बताई गई है। अगली पॉइंट बताई गई दोस्तों इस अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद कौन दोस्तों, सकल राज्य यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों का विकास व्यय क्रमशः कितना है दोस्तों, 10.9%, 11.9%, 12% रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में औसत 13.8, 16% एवं 16.7% बताया गया है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। प्रदेश की ऋणग्रस्तता जो वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर जीएसडीपी का कितना था दोस्तों, 36.7% थी। वह घटकर दोस्तों 22-23 के प्रस्तावित आंकड़ों में दोस्तों 30.4% हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों प्रदेश की जो ऋणग्रस्तता थी कितना घटकर हो गई है, 30.4% हो गई है। तो दोस्तों इसको इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि प्रदेश की वर्तमान में ऋणग्रस्तता कितने प्रतिशत हो गई है, 30.4% हो गई है। दोस्तों इससे कथन कारण वाला भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो आप लोग इसको देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों कथन कारण में इस तरह बन सकता है कि प्रदेश की ऋणग्रस्तता 2016-17 में 36.7% थी, वह 2022-23 में घटकर कितने प्रतिशत हो गई है, तो कितना हो गई है, 30.4% हो गई है। दोस्तों आइए अगली पॉइंट देखते हैं कि आर्थिक स्थिति में क्या बताया गया है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि 2017-18 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2017-18 में दोस्तों प्रदेश की अर्थव्यवस्था की जीएसडीपी कौन दोस्तों, जीएसडीपी मात्र 12.89 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर थी, जिसके वर्ष 24-25 दोगुना 27 करोड़, वहीं पर दोस्तों 24-25 में जो दोगुना होकर के 27.5 लाख करोड़ रुपये हो गई है, तथा 25-26 में के अंत तक दोस्तों 30.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया। इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था थी, जीएसडीपी थी दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो स्टेट की, वो 2017-18 में दोस्तों 12.89 लाख करोड़ रुपये थी, जो 24-25 में दोस्तों उसकी दोगुना बढ़कर 27.5 लाख हुई, और जो दोस्तों 25-26 में इसको 30.77 लाख करोड़ रुपये होने की चांस बना हुआ है। तो हमें यही बताया गया। आइए अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों, आर्थिक स्थिति में क्या प्रावधान बताया गया है। क्या बताई गई समीक्षा में दोस्तों, प्रदेश में विकास दर वृद्धि करने वाले राज्यों में अब अग्रणी स्थान पर है। दोस्तों किसी भी प्रदेश में भारत में विकास दर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों 2023-24 में राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर दोस्तों किसमें, प्रचलित मूल्य पर तो 9.6% थी, जबकि प्रदेश की वृद्धि दर दोस्तों 11.6% थी। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि 2023-24 में राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि, जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर थी, वो 9.6% थी, जबकि अपने उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 11.6% रही है। इस वजह से शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश बना हुआ है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगली पॉइंट में क्या बताया गया है, वित्तीय वर्ष कौन दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों कितना थी, 16-17 में दोस्तों 52,671 रुपये थी, और वहीं पर दोस्तों मात्र 3 वर्ष की अवधि में कितना दोस्तों, 3 वर्ष की अवधि में ही प्रति व्यक्ति आय 2019 से 20 में बढ़कर दोस्तों 65,660 रुपये के स्तर पर पहुंच गई। इसके बाद वर्ष 23-24 में यह बढ़कर दोस्तों 93,514 रुपये हो गई। वहीं पर दोस्तों 24-25 में इसके 1 लाख रुपये से अधिक हो जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। दोस्तों आगे देखते हैं कि आय वृद्धि दर भी पहले 12.2% से बढ़कर 12.5% हो गई है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ सकता है कि दोस्तों 24-25 में कितना वित्तीय वर्ष 24-25 में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कितनी है दोस्तों, तो 93,514 हो गई है। 23-24 में वहीं पर वित्तीय 24 में 1 लाख रुपये से अधिक हो गई है। वहीं में दोस्तों आय वृद्धि में कितने प्रतिशत बढ़ के हो गई है दोस्तों, 12.2% से बढ़कर 12.5% हो गई है। तो इस तरीके से आप लोग देखें। आइए दोस्तों अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट में क्या बताया गया है दोस्तों, अगली पॉइंट में क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया। आगे दोस्तों ये बता दिया गया, बहुत अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। प्रति व्यक्ति आय रुपया दोस्तों किस वर्ष कितना प्रति व्यक्ति आय रही है उसको आप लोग इसमें बताया गया। जो 2017-18 में दोस्तों कितना थी, 57,944 रुपये थी दोस्तों। 2018-19 में 62,350 थी। 19-20 में दोस्तों 65,660 थी।
20-21 में दोस्तों 61,598 थी। 21-22 में दोस्तों 74,055 रुपये थी। 22-23 में दोस्तों 83,057 रुपये थी। 23-24 में दोस्तों 93,514 थी। वहीं पर दोस्तों 24-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दोस्तों कितना होगा, यह 1,24,000 रुपये प्रति व्यक्ति वर्तमान में चल रही है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रति व्यक्ति आए दिन पूछता रहता। आइए अगली पॉइंट देखते हैं कि क्या बताई गई है। अगली पॉइंट क्या बताई गई है दोस्तों, अगली पॉइंट बताई गई है दोस्तों, वर्ष 2022-23 में कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान कितना है दोस्तों। कृषि का 24% है, विनिर्माण का 30% है और सेवा क्षेत्र का 46% है। इसको स्थिर कीमतों पर यह बताई गई है दोस्तों। इस तरीके से 22-23 में कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का योगदान भारत में दोस्तों 24%, 30% और 46% रहा है। तो इस तरीके से इसको भी पूछता रहा है बार बार क्वेश्चनों में। आइए इसकी अगले पॉइंट में, सब पॉइंट में दोस्तों, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट। दोस्तों यहाँ पर SBI ने अपनी रिपोर्ट जारी किया है। कौन? SBI बैंक ने अपनी रिपोर्ट जारी किया। SBI रिपोर्ट ने अपने जारी में कहा है कि क्या अनुसार भारत की विश्व की तीसरी सबसे बड़ी, कौन दोस्तों, भारत की विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के स्तर पहुँचने में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोस्तों जो भारत ने तीसरी अर्थव्यवस्था की प्राप्ति की है विश्व में, वो दोस्तों उसमें उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ भूमिका रही है। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट दोस्तों क्या है दोस्तों, अगली पॉइंट है दोस्तों, रिपोर्ट में यूपी को भविष्य में लैंड ऑफ मिडनाइट सन बताया गया है। क्या बताया गया है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन बताया गया है, जो दर्शाता है कि प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है, इसमें आगे बताया गया है कि SBI ने जो रिपोर्ट बताया है कि विश्व की जो तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनी है उसमें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसमें RBI ने बताया है कि उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ मिड नाइट सन के रूप में इसे घोषित किया गया है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगली पॉइंट में बताया गया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश 2 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात कर देश में कुल निर्यात में 11% की हिस्सेदारी रखता है। दोस्तों देश के कुल हिस्सेदारी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी निवेश में कितना है दोस्तों, 11% की रखता है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश डिजिटल लेन देन में देश में अग्रणी 24-25 में दोस्तों 1024 करोड़ रुपये से अधिक का लेन देन किया है। वहीं पर कितना है दोस्तों, 11% की हिस्सेदारी है और 2024 में दोस्तों 1024 करोड़ रुपये से अधिक का लेन देन उत्तर प्रदेश ने किया है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट में क्या बताया गया है। अगली पॉइंट दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों में, उत्तर प्रदेश में कितना दोस्तों, 8 वर्षों में 10 गुना सौर ऊर्जा में बढ़ोतरी की गई है। तो कितना दोस्तों, 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें 10 गुना बढ़ोतरी में दोस्तों आइए देखते हैं इसमें क्या पहला पॉइंट है दोस्तों, 25 मार्च 2025 का रिपोर्ट है दोस्तों। उसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत 8 वर्षों में, कितना दोस्तों, 8 वर्षों में राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना की बढ़ोतरी की घोषणा की। वहीं पर दोस्तों 2017 में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 288 मेगावाट थी। तो दोस्तों अब ले 25 मार्च 2025 तक की रिपोर्ट है दोस्तों कि सौर ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने कितने की गुना की वृद्धि की है, तो 10 गुना की वृद्धि की है। कितने वर्षों में, 8 वर्षों में, जो कि 2017 में इसकी कुल क्षमता कितनी थी दोस्तों, 288 मेगावाट। अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट दोस्तों, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा ने इसकी घोषणा वर्तमान सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उत्सव के दौरान की है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार ने 8 वर्ष पूरे किया, तो उसमें भारतीय उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण दोस्तों यूपी नेडा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने यह घोषणा या रिपोर्ट की है कि सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना की बढ़ोतरी के साथ दोस्तों 8 वर्षों में बहुत ही उच्च स्तर पर यूपी रहा है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट में क्या बताया गया है दोस्तों, अगली पॉइंट क्या है दोस्तों, वर्तमान में राज्य में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता कितनी है दोस्तों, कितना मेगावाट का, 2653 मेगावाट की हो गई है। दोस्तों वर्तमान में राज्य में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 2653 मेगावाट हो गई है। और आगे देखते हैं कि सौर ऊर्जा नीति कौन 2022 में 5 वर्षों के दौरान दोस्तों 22,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। तो दोस्तों सौर ऊर्जा नीति जो आई थी उत्तर प्रदेश में, वो 5 वर्षों के दौरान दोस्तों 22,000 मेगावाट की प्राप्ति का लक्ष्य था, जिसमें से दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश ने बहुत ही अच्छी सराहना प्रयास किया है। उसमें 2653 मेगावाट की इसमें वर्तमान में इसकी हो गई है क्षमता। आइए अगली पॉइंट के दोस्तों, अगली पॉइंट देखते हैं कि अगली पॉइंट है दोस्तों कि अंतर्देशीय जल परिवहन का नया क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में हेडिंग है दोस्तों। तो आइए इसमें देखते हैं। 23 जनवरी 2025 को भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन की बढ़ावा देने के लिए दोस्तों भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वाराणसी में एक नगर क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ पर दोस्तों? नगरीय क्षेत्र की भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की नगरीय क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है दोस्तों, वाराणसी में किया गया है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट दोस्तों क्या है? इस कदम का उद्देश्य दोस्तों क्या है? जो नगरीय क्षेत्र का वो विकास किया, वो स्थापित किया गया वाराणसी में, उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेष रूप से गंगा नदी किनारे विकास और प्रबंधन को तेज करने का इसमें प्रावधान या वो लक्ष्य रखा गया है। तो आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट क्या बताया गया है दोस्तों? IWUI के वर्तमान में गुवाहाटी, पटना, कोच्चि, भुवनेश्वर, कोलकाता और वाराणसी में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि IWUI के वर्तमान में कितने कार्यालय हैं? तो दोस्तों कितना कार्यालय है? 6 क्षेत्रीय कार्यालय है। अंतिम कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? अंतिम कार्यालय दोस्तों वाराणसी में स्थापित किया गया है। तो आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट में क्या दोस्तों बताया गया कि वाराणसी में दोस्तों एक प्रमुख नदी तटीय शहर और धार्मिक पर्यटन केंद्र होने के नाते इस तरह के कार्यालय के लिए रणनीतिक महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको अगले पॉइंट में देखते हैं। अगला पॉइंट में क्या बताया गया है वाराणसी के लिए दोस्तों? अगली पॉइंट है दोस्तों, वाराणसी कार्यालय विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित। किसके द्वारा दोस्तों? विश्व बैंक द्वारा। किस बैंक द्वारा दोस्तों? विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित जलमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों बताया जाएगा कि जो वाराणसी में IWUI की स्थापना की गई है वो किस बैंक के द्वारा वित्त पोषित है दोस्तों? तो विश्व बैंक द्वारा इसमें वित्त पोषित किया गया है, जो दोस्तों जलमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगे बताया गया है कि दोस्तों इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट अर्थात दोस्तों गंगा नदी को विकसित करना और अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे को सुधार। अगली पॉइंट है दोस्तों धनौरी वेटलैंड। दोस्तों अगली पॉइंट है धनौरी वेटलैंड। दोस्तों धनौरी वेटलैंड के बारे में क्या बताया गया है, आइए देखते हैं दोस्तों। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT ने, कौन? NGT ने दोस्तों उत्तर प्रदेश। दोस्तों धनौरी वेटलैंड के बारे में क्या बताया गया? जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार को धनौरी वेटलैंड के रूप में अधिसूचना के बारे में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया। कौन दोस्तों? NGT ने कहा कि धनौरी वेटलैंड के बारे में आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। तो क्या रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने दी? धनौरी जलाशय या वेटलैंड जेवर एयरपोर्ट के पास गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। तो दोस्तों ये पूछ सकता है कि धनौरी वेटलैंड कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो गौतम बुद्ध नगर के पास स्थित है, जेवर एयरपोर्ट के पास अपना रिपोर्ट स्थित है। इसमें क्या बताया गया है आगे? राष्ट्रीय हरित NGT के द्वारा जो पूछा गया तो इसमें बताया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या बताया गया दोस्तों? धनौरी वेटलैंड। क्या दोस्तों? धनौरी वेटलैंड गौतम बुद्ध नगर जिले के उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट पास स्थित है। यह विभिन्न पक्षी प्रजातियों जिनमें लुप्त पाए सारस क्रेन भी पाए जाते हैं शामिल हैं के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है। दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों? धनौरी वेटलैंड में दोस्तों लुप्त प्राय सारस क्रेन भी पाए जाते हैं और प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आगे इसमें क्या सरकार ने और रिपोर्ट दी है दोस्तों? इसमें रिपोर्ट दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार धनौरी वेटलैंड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है, लेकिन NGT ने इस प्रक्रिया में देरी पर चिंता व्यक्त की। प्रस्तावित धनौरी आर्द्रभूमि दोस्तों 112.89 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। धनौरी वेटलैंड दोस्तों महाराजगंज में है दोस्तों, यहाँ पर जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास। इसका दोस्तों हेक्टेयर कितने क्षेत्र में विस्तृत है दोस्तों? 112.89 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका विस्तार है। कितने में विस्तार है दोस्तों? 112.89 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका विस्तार है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट में क्या बताया गया है दोस्तों? अगली पॉइंट दोस्तों उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना सबसे बड़ा पर्यटन स्थल। तो आइए इसमें क्या पॉइंट में बताया गया है दोस्तों? हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है दोस्तों कि जनवरी से सितंबर 2024 के बीच अयोध्या में राम मंदिर में सबसे अधिक पर्यटन राम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, जिसने ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया। प्रकाशन रिपोर्ट में बताया गया कि दोस्तों कि इसके पहले जो है दोस्तों सितंबर 2024 के पहले ताजमहल पर्यटन स्थल में सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे प्रथम स्थान पर आता था, लेकिन उसको पीछे छोड़कर अयोध्या का राम मंदिर दोस्तों इस समय पर्यटन स्थल में जनवरी से सितंबर 2024 के बीच में दोस्तों प्रथम स्थान पर प्राप्त कर लिया है। आगे पॉइंट में बताया गया दोस्तों अयोध्या में इस अवधि के दौरान 135.5 मिलियन घरेलू और 3,153 विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। तो इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि घरेलू पर्यटनों का आगमन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कितना हुआ दोस्तों? 135.5 मिलियन, और वहीं पर विदेशी पर्यटकों का आगमन दोस्तों 3,153 विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगली पॉइंट क्या है?
अगली पॉइंट इसमें बताया गया है अयोध्या के बारे में दोस्तों। इस अवधि में धार्मिक पर्यटन में दोस्तों 70% की वृद्धि हुई, जो राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण हुआ है। तो दोस्तों कितने प्रकार धार्मिक पर्यटन में वृद्धि हुई दोस्तों? 70% की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे पॉइंट में और बताया गया है दोस्तों, जनवरी से सितंबर 2024 के बीच दोस्तों ताजमहल ने 24-25 में 125 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित किया। वहीं पर दोस्तों 9,24,000 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक शामिल है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो यूपी में दोस्तों, यूपी का अयोध्या में 135.5 मिलियन यहाँ पर घरेलू पर्यटक आगमन हुआ था। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर दोस्तों? ताजमहल के लिए दोस्तों, ताजमहल के लिए कितना हुआ दोस्तों? 125.5 मिलियन पर्यटक ही आकर्षित किया है। आगे क्या बताया गया है दोस्तों? आइए आगे देखते हैं। आगे बताया गया है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश ने जनवरी से सितंबर 2024 के बीच दोस्तों कुल कितने दोस्तों कुल दोस्तों 476.1 मिलियन पर्यटकों को आगमन किया है। दोस्तों कितना टोटल मिलाकर, विदेशी हो गए या घरेलू हो गए, उसको मिलाकर के दोस्तों 476.1 मिलियन पर्यटकों का आगमन हुआ है यूपी में। दोस्तों अगली पॉइंट में इसमें दिया गया है कि वाराणसी में 62 मिलियन घरेलू और 1,84,000 विदेशी पर्यटक आए, जबकि दोस्तों मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली में दोस्तों 68 मिलियन पर्यटक आए, जिनमें से 87,229 विदेशी पर्यटक आए। तो दोस्तों इस वजह से आप लोग देख लीजिएगा कि पहले पे दोस्तों अयोध्या है, दूसरे पे ताजमहल है, तीसरे पे वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, और चौथे पे मथुरा है पर्यटन में। इस तरीके से आप लोग अपना सीरियल बना लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा पर्यटन यहाँ पर आए। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट में अगली हेडिंग क्या है दोस्तों? अगली हेडिंग है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट। इसको कहाँ स्थापित किया गया? आइए देखते हैं दोस्तों। तो 22 फरवरी 2025 की ये घटना है दोस्तों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में, कहाँ पर दोस्तों बायोपॉलीमर की स्थापना की गई? लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी में। कहाँ पर दोस्तों? लखीमपुर खीरी के कुंभे में भारत के पहले बायो प्लांट की स्थापना की आधारशिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रखा। आइए अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों। दो बायोपॉलीमर प्लांट बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड द्वारा लगभग 2,750 करोड़ रुपये की अनुमानित से स्थापित किया जा रहा है। तो इसका दोस्तों जो बायोपॉलीमर प्लांट स्थापित किया जा रहा है कुंभी में, उसकी दोस्तों लागत कितनी है? तो 2,750 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत बताया जा रहा है। आइए अगली पॉइंट दोस्तों इस कुंभी में स्थित मौजूदा चीनी फैक्ट्री के बगल में रणनीतिक रूप से स्थित किया गया है, जिससे दोस्तों संचालन में समन्वय और आपूर्ति श्रृंखला की भी दक्षता बढ़ सकेगी। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट में क्या बताया गया है दोस्तों इस प्लांट का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? पारंपरिक प्लास्टिक बायोपॉलीमर में परिवर्तित कर दोस्तों पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का प्रावधान इसमें किया गया है। अगले पॉइंट में क्या बताया गया दोस्तों? प्लांट प्रत्येक वर्ष कितना दोस्तों? प्रत्येक वर्ष दोस्तों 80,000 टन पॉली लैक्टिक एसिड PLA का उत्पादन करेगा, जिसका उपयोग दोस्तों पर्यावरण के उत्पादों जैसे डिस्पोजल बोतलें, प्लेटलेट्स, कप और बैग बनाने में भी किया जाएगा। दोस्तों जो बायोपॉलीमर प्लास्टिक बनाएगा वो स्थापित किया जा रहा है, वो दोस्तों 80,000 टन पॉली लैक्टिक एसिड उत्पादन करेगा, जिसका उपयोग पर्यावरण अनुकूल के उत्पादन होगा। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट में बताया गया है दोस्तों, यह उत्पाद जैव आक्रमणीय होते हैं और 3 से 6 महीने के भीतर विघटित हो जाते हैं। आइए अगली पॉइंट में क्या हेडिंग है दोस्तों? लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण प्रारंभ। कहाँ पर दोस्तों? लखनऊ में पूछ देगा दोस्तों कि कहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। तो कहाँ पर दोस्तों? लखनऊ में किया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि 20 फरवरी 2025 की रिपोर्ट है दोस्तों। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि मई जून 2025 मई जून 2025 में लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण शुरू होने की संभावना है दोस्तों। तो मई जून चल रहा है, इस वजह से इसी के बीच में दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण शुरू होने की संभावना राजनाथ ने व्यक्त की है। आइए इसमें और क्या बताया गया है दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों के बारे में? आइए देखते हैं। ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ अन्य रक्षा उपकरणों का भी लखनऊ में निर्माण किया जाएगा। मिसाइलों को निर्माण इकाई तक ले जाने के लिए एक रेलवे ट्रैक की योजना बनाई गई है। इस परियोजना में रूसी वैज्ञानिक भारतीय समकक्ष के सहयोग करेंगे। और अगली पॉइंट इसमें बताई गई है दोस्तों, यह परियोजना रक्षा गलियारे पहल का हिस्सा है। किसका दोस्तों? रक्षा गलियारे पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दोस्तों उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने का है। इसमें और बताया गया रक्षा गलियारा में और क्या बताया गया है, आइए देखते हैं। रक्षा गलियारा में और बताया गया है दोस्तों, गलियारा का उद्देश्य भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता के बढ़ावा को देने का प्रावधान इसमें बताया गया है। आइए दोस्तों अगली पॉइंट देखते हैं। जो अगली हेडिंग क्या है दोस्तों, राम मंदिर परियोजना को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया
गया। दोस्तों आइए दोस्तों, ये कब की खबर दोस्तों, 18 दिसंबर 2024 को अयोध्या में राम मंदिर परियोजना में ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। दोस्तों आइए इसके आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया इसमें दोस्तों। स्वॉर्ड से सम्मानित किया गया जो सुरक्षा प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाता है। दोस्तों बताया जाएगा कि स्वॉर्ड से किस अयोध्या को परियोजना जो लिया था उसको स्वॉर्ड से क्यों सम्मानित किया गया, तो उसमें दिया गया है कि दोस्तों सुरक्षा प्रबंधन के दृष्टिकोण को देखते हुए स्वॉर्ड से सम्मानित किया गया। आगे पॉइंट में बताया गया सुरक्षा उत्कृष्टता। दोस्तों सुरक्षा उत्कृष्टता होता क्या है दोस्तों, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। दोस्तों स्वॉर्ड ऑफ ऑनर उन परियोजनाओं को दिया जाता है जो 5 सितारा सुरक्षित रेटिंग प्राप्त करते हैं, जो निर्माण उद्योग को भीतर सुरक्षा प्रबंधन में उत्कृष्टता का संकेत देते हैं। तो दोस्तों स्वॉर्ड ऑफ ऑनर उस परियोजना को दिया जाता है जो 5 सितारा यानी 5 रेटिंग सुरक्षा रेटिंग प्राप्त करते हैं और निर्माण उद्योग के भीतर सुरक्षा प्रबंध भी प्रावधान करते हैं। तो दोस्तों आइए अगली पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है अयोध्या बारे में। लार्सन एंड टुब्रो, कौन दोस्तों, लार्सन एंड टुब्रो निर्माण कंपनी को पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद उसके प्रभावी सुरक्षा उपकरण के लिए 2 गोल्ड ट्रॉफी प्राप्त हुई थी। इसके पहले दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो जो निर्माण किया है अयोध्या में, उसकी परियोजना लिया था, गोल्ड ट्रॉफी उसे प्राप्त हो चुकी है। आइए दोस्तों अगली हेडिंग क्या है दोस्तों, इसमें दिया गया उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन का निर्माण। क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन का निर्माण। तो आइए इसमें देखते हैं कि क्या बताया गया। तो देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण यूपी में बनने की घोषणा राज्य सरकार ने की है, जो दोस्तों लघु मध्यम उद्योग मंत्री मार्च 2025 में की। इसकी घोषणा दोस्तों मार्च 2025 में लघु उद्योग मंत्री ने की। इसकी दोस्तों निर्माण कहाँ किया गया, कानपुर देहात में लगाने वाले इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कपड़ा नहीं बल्कि कपड़ा बनाने वाली मशीनों का निर्माण होगा। तो दोस्तों इस वजह से इसमें टेक्सटाइल मशीन का निर्माण होगा, ना कि इसमें कपड़ा बनाया जाएगा। कहाँ पर इसकी स्थापना की जा रही है दोस्तों टेक्सटाइल मशीन निर्माण का, दोस्तों कानपुर देहात में। तो आइए इसमें अगली पॉइंट देखते हैं, अगली पॉइंट इसमें क्या बताई गई है। अगली पॉइंट में बताई गई दोस्तों, यह मशीनें वर्तमान में दक्षिण कोरिया, चीन व यूरोप से आयात करनी पड़ती है। कहाँ पर, दक्षिण कोरिया, चीन और आयात करनी पड़ती है। इस वजह से दोस्तों आत्मनिर्भर बनने के लिए भी कानपुर देहात में इसकी स्थापना की जा रही है। आगे इसमें बताया गया कि इन मशीनों के आयात पर दोस्तों 40,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया जाता है, जो आने वाले दिनों में 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुँच जाने की संभावना व्यक्त की गई है। दोस्तों अभी तक जो दक्षिण कोरिया, चीन और यूरोप से आयात करनी पड़ती है इन मशीनों के कपड़ा बनाने के लिए, जिसमें दोस्तों 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का हमें बजट अभी तक लग जाता है, लेकिन आने वाले समय में संभावना व्यक्त की जा रही है कि तो दोस्तों यह बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक हो सकती है। तो दोस्तों आइए अगली पॉइंट में देखते हैं, अगली पॉइंट इसमें क्या बताई गई है। अगली पॉइंट में दोस्तों बताया गया इस तरह की परियोजना को चालू होने से देश भर की टेक्सटाइल कंपनियां इस तरह की मशीनें आयात करने की जगह उत्तर प्रदेश से प्राप्त कर सकेंगे। यही नहीं, लखनऊ में बन रहे मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क व 10 अन्य टेक्सटाइल पार्कों में अपनी परियोजना लगाने वाले निवेशकों की मांग भी से पूरी हो सकेगी। तो इसमें बताया गया दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो कानपुर देहात में टेक्सटाइल पार्क मशीन का निर्माण किया जाएगा, ना कि इससे आयात करने की जगह उत्तर प्रदेश प्राप्त कर सकेगी। यहाँ से दोस्तों जब बनेगी तो यहाँ पर और भी देश यहाँ से मंगाएंगे, जिससे ये दोस्तों अपने आप को आयातक ना होकर निर्यातक बन जाएगा। और दोस्तों वहीं पर जो मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क लखनऊ में बनाया जा रहा है, उसको भी निवेशकों की मांग पूरी होगी। आइए इसमें और आगे क्या बताया गया है दोस्तों, आगे बताया गया है दोस्तों कि मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हापुड़, मऊ, कानपुर, बाराबंकी, भदोही, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हरदोई और संत कबीर नगर में 10 नए टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की घोषणा की थी। दोस्तों मार्च 2025 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की घोषणा की थी दोस्तों, 10 नए टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की घोषणा की थी। और 10 नए टेक्सटाइल पार्क कौन थे दोस्तों, कहाँ कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, हापुड़, मऊ, कानपुर, बाराबंकी, भदोही, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हरदोई और संत कबीर नगर। तो इस तरीके से दोस्तों 10 टेक्सटाइल पार्क हो गए। आगे पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है। आगे पॉइंट इसमें है दोस्तों टेक्सटाइल मशीन निर्माण प्लांट के लिए कानपुर देहात में भोगनीपुर के पास छपरा घाट, कौन दोस्तों, भोगनीपुर के पास चपरा घाटा में करीब 875 एकड़ ज़मीन चिन्हित की गई है। कहाँ पर दोस्तों, भोगनीपुर में। भोगनीपुर के पास दोस्तों चपर घाटा में जो है दोस्तों 875 करोड़, दोस्तों कितना 875 एकड़ ज़मीन चिन्हित की गई है। यह कानपुर एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर दूर है। यह प्लांट प्लग व प्ले मॉडल पर तैयार किया जा रहा है, प्लग व प्ले मॉडल पर तैयार किया जाएगा दोस्तों। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें और भी बताया गया है दोस्तों, पार्क के अंदर दोस्तों 200 से अधिक बड़ी व मध्यम इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, जिनमें से दोस्तों 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना व्यक्त की
गई है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली हेडिंग क्या है दोस्तों, प्रदेश में रडार फैक्ट्री। क्या है दोस्तों, प्रदेश में रडार फैक्ट्री। दोस्तों आइए रडार फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी, यहाँ पर। दोस्तों आइए इसमें देखते हैं, उत्तर प्रदेश आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के निकट बीझा मई गाँव। कहाँ दोस्तों, आगरा लखनऊ के एक्सप्रेस वे है दोस्तों, उसी के पास एक बीझा मई गाँव है। वहाँ पर दोस्तों डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार फैक्ट्री बनाने की स्थापना या स्थापित की जा रही है। कहाँ पर दोस्तों, आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेस है इसी के बगल में एक बीझा मई गाँव है, वहाँ पर दोस्तों ये स्थापना की जा रही है, जिसकी लागत 400 करोड़ रुपये ही है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट में क्या दोस्तों बताई गई है, आइए देखते हैं। अगली पॉइंट है यह फैक्ट्री कौन सा दोस्तों, यह फैक्ट्री दोस्तों रडार वाली जो फैक्ट्री होगी दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। कौन दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही, और इससे देश की प्रणाली में सुधार होगा। किसके द्वारा स्थापित की जा रही है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही है। आइए दोस्तों अगली हेडिंग क्या है दोस्तों, महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। क्या है दोस्तों, इसकी कब की खबर है, आइए देखते हैं दोस्तों। 10 मार्च 2025 को यह घोषणा की गई कि यह खबर है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन का दर्जा देने की घोषणा की है, जो दोस्तों नैमिषारण्य से, कहाँ पर दोस्तों, दधीची कुंड कहाँ पर है दोस्तों, नैमिषारण्य में, जो नैमिषारण्य से 212 किलोमीटर दूर के मिश्रित क्षेत्र में मिश्रिक क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों महर्षि दधीची कुंड दोस्तों राजकीय पर्यटन जो घोषणा की गई 10 मार्च को, वहाँ पर दोस्तों नैमिषारण्य से लगभग 12 किलोमीटर दूर मिश्रिक क्षेत्र में स्थित है। आइए अगले इसमें पॉइंट में क्या बताया गया है, आगे इसमें बताया गया है दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि संसार के सभी तीर्थों का जल इस कुंड में मिश्रित होता है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम मिश्रिक पड़ा है, इसलिए इसका नाम मिश्रिक पड़ा है। आगे पॉइंट में बताया गया है दोस्तों, महर्षि दधीची एक महान तपस्वी थे, वे शास्त्रों के ज्ञाता और परोपकारी मिश्रित थे। इन्होंने अपनी अस्थियां दान कर वृत्तासुर के वध हेतु देवताओं को वज्र प्रदान किया था, देवताओं को वज्र प्रदान किए थे। आगे इसमें और बताया गया इसके हिस्ट्री में दोस्तों, इसकी हिस्ट्री क्या बताई गई, हिस्ट्री में बताया गया लगभग 2 एकड़ में फैले इस कुंड के निकट महर्षि दधीची का भव्य मंदिर है। मंदिर की वास्तुकला और इसके चारों ओर वातावरण इसे एक शांत और आध्यात्मिक केंद्र बनाते है। और इसमें आगे बताया गया है दोस्तों कि नैमिषारण्य, कौन दोस्तों, नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। नैमिषारण्य के पास जो बनाया जा रहा है, और नैमिषारण्य दोस्तों सीतापुर जिले में स्थित है। प्राचीन तीर्थस्थल जो गोमती नगर के तट पर, कहाँ दोस्तों, गोमती नगर के तट पर स्थित है। इसे ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग नैमिषारण्य की भीड़ में देख लिए कि नैमिषारण्य दोस्तों सीतापुर जिले में स्थित है, गोमती नदी के तट पर, और जिसे दोस्तों ऋषियों की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। आइए इसमें अगली हेडिंग है दोस्तों, वाराणसी में बनेगी डॉल्फिन सफारी। क्या दोस्तों, वाराणसी में बनेगी डॉल्फिन सफारी। तो इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों। 22 मार्च 2025 की खबर है कि वाराणसी में डॉल्फिन सफारी के निर्माण की घोषणा की गई। इस सफारी को दोस्तों जिले के कैथी से ढकवा गांव के बीच प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों वाराणसी में डॉल्फिन सफारी का निर्माण किया जाएगा। 22 मार्च 2025 की खबर है, जो जिले के कैथी से ढकवा के बीच प्रस्तावित है। इसमें और बताया गया है दोस्तों, वाराणसी के कैथी से ढकवा गांव के बीच डॉल्फिनों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। दोस्तों वहां पर इस वजह से डॉल्फिन सफारी का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों कैथी से ढकवा के बीच ही डॉल्फिनों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। इसमें और अगला पॉइंट क्या बताया गया, अगला पॉइंट इसमें दोस्तों बताया गया है कि वाराणसी जनपद में गंगा डॉल्फिन में डॉल्फिन संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार डॉल्फिन मित्र नियुक्ति कर रखी है, डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति कर रखी है। तो आइए दोस्तों अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को 3 हेरिटेज इमारतें होटल्स के रूप में विकसित, हेडिंग है। इसमें दोस्तों आइए देखते हैं इसमें खबर क्या है दोस्तों। ये 12 मार्च 2025 की खबर है। इसमें बताया गया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 3 हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया, जिनमें कौन कौन शामिल है दोस्तों, लखनऊ की रोशन उद्दौला, दूसरी है दोस्तों छतर मंजिल, और मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार का किला है। तो इस तरीके से दोस्तों 3 इमारतें कौन कौन सा दोस्तों है, लखनऊ की रोशन उद्दौला और छतर मंजिल और मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार का किला। और इसमें क्या बताया गया आगे पॉइंट में देखिए, इसमें बताया गया है दोस्तों, इन इमारतों को जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पर हेरिटेज में विकसित किया जाएगा। तो इसमें पूछ सकता है कि किस तर्ज पर विकसित किया जाएगा दोस्तों, तो जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पर, जैसलमेर की सूर्यगढ़ की तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा। और इसमें बताया गया है दोस्तों, यह निर्णय राज्य हेरिटेज संपत्तियों को पुनर्जीवित करने और उन्हें पुराने गौरव बहाल करने के साथ ही राजस्व बढ़ाने के लिए किया गया है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं, आगे बताया क्या है दोस्तों। अगला है दोस्तों माँ की रसोई पहल, और इसमें अगली हेडिंग है दोस्तों, माँ की रसोई पहल। माँ की रसोई पहल आइए दोस्तों, यह चर्चा में दोस्तों रही 10 जनवरी 2025 को।
इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माँ की रसोई नामक एक पहल का उद्घाटन किया। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों सामुदायिक रसोई का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मात्र 9 रुपये में पौष्टिक आहार प्रदान के भरपेट खाना उपलब्ध कराने का प्रावधान इसमें किया गया है। किस योजना के तहत दोस्तों, माँ की रसोई पहल के तहत किया गया है। दोस्तों आइए इसकी शुरुआत आगे पढ़ देते हैं। दोस्तों इसकी शुरुआत महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज में की गई थी, ताकि इस धार्मिक मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के जरूरतमंदों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों इसकी शुरुआत जो की गई थी महाकुंभ के दौरान की गई थी, इस वजह से इसको बताया गया 10 जनवरी 2025 को, और इसका उद्देश्य मात्र 9 रुपये में पौष्टिक आहार का भोजन कराना है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगले में क्या है दोस्तों, यह रसोई गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है, ताकि उन्हें स्पष्ट और भोजन प्राप्त हो सके। मेन इसमें याद रखिएगा दोस्तों आप लोग वही है कि माँ की रसोई में दोस्तों 9 रुपये में खाना मिलेगा, और महाकुंभ के दौरान इसको शुरू किया गया, और कब, 10 जनवरी 2025 को। बस इतना ही याद रखिएगा आप लोग, इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगली हेडिंग है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तनुष्का जगुआर स्क्वाड्रन में। आइए इसमें क्या बताया गया दोस्तों, मार्च 2025 की खबर है दोस्तों। इसमें बताया गया कि लखनऊ की तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई। वर्तमान वह अम्बाला एयरबेस में कैंपस में तैनात है। इसमें बताया गया है दोस्तों कि लखनऊ की तनिष्का सिंह है, जो भारतीय वायुसेना में जो जगुआर फाइटर है दोस्तों, उसमें अस्थायी रूप से शामिल होनी पहली भारतीय महिला बनी है। इस वजह से वह अम्बाला एयर कैंप में इस वर्तमान में अम्बाला एयरबेस कैंप में शामिल है, वह स्थापित तैनात हैं। इसमें और क्या बताया गया दोस्तों, इसमें और बताया गया दोस्तों तमिलनाडु स्थित वायुसेना अकादमी में प्रशिक्षण लेने के बाद तनिष्का को कमीशन दिया गया है। उन्होंने हाक MK 132 विमान पर 1 वर्ष तक की पायलट के रूप में प्रशिक्षण भी लिया है। दोस्तों आइए इस वजह से इसमें देखते हैं। इसमें दोस्तों यही पूछेगा कि यूपी की कौन ऐसी महिला है जो फाइटर जेट जगुआर को शामिल होने वाली या उसको चलाने वाली पहली अस्थायी रूप से महिला बन गई, तो तनुष्का सिंह को बताया जाइएगा, आप लोग बताइएगा। आइए अगली हेडिंग क्या है दोस्तों, अगली हेडिंग इसमें बताया गया वाराणसी। अगली हेडिंग है दोस्तों वाराणसी व प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन की मंजूरी को प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। आइए इसमें क्या बताया गया दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों वाराणसी व प्रयागराज के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इन दोनों जिलों को मिलाकर इस क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी। तो किसको किसको मिलाकर दोस्तों, वाराणसी और प्रयागराज को धार्मिक ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए मंजूरी दिया गया है क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन के लिए। इसमें और बताया गया दोस्तों, आगे के पॉइंट में देखेंगे, इसमें बताया गया है कि इन दोनों के बीच आने वाले 5 जिलों, कौन दोस्तों, इन्हें आने वाले 5 जिले कौन कौन इसमें होंगे 5 जिले दोस्तों, प्रयागराज वाराणसी के अतिरिक्त चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही है। 5 जिलों को शामिल करते हुए प्रस्तावित कुल 7 जिले शामिल होंगे। या 7 जिले कौन कौन से दोस्तों, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही होंगे, जिनका कुल क्षेत्रफल 22,000 वर्ग किलोमीटर का होगा। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि 5 जिलों को शामिल करते हुए प्रस्तावित, अब उसमें शामिल हो गए 7 थे, जो 7 जिले में प्रयागराज वाराणसी के अतिरिक्त कौन कौन से हैं दोस्तों, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही इसमें शामिल हो, जिसका क्षेत्रफल 22,000 वर्ग किलोमीटर का है। इसमें और क्या बताया गया, आइए आगे देखते हैं। इसमें और बताया गया है दोस्तों कि इस क्षेत्रीय प्राधिकरण का विकास धार्मिक विकास क्षेत्र के रूप में किया जाएगा। इससे संपूर्ण क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिए मिलेगा तथा औपचारिक क्षेत्र के नॉलेज की व्यवस्था की जाएगी। और बताया गया दोस्तों में अत्याधुनिक तकनीक से युक्त इस क्षेत्र के विकास के लोगों के लिए रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। तो इसमें दोस्तों जो मेन याद रखिएगा आप लोग दोस्तों कि कितने में 7 ठे होंगे, 22,000 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल होगा, इतना ही आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों आइए अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग में क्या है दोस्तों, अगली हेडिंग है दोस्तों IIT कानपुर। क्या है दोस्तों, IIT कानपुर को विकसित की सोलर निर्जलीकरण तकनीक। IIT कानपुर ने विकसित की है दोस्तों सोलर निर्जलीकरण तकनीक। 14 फरवरी 2025 की खबर है दोस्तों। इसमें आइए देखते हैं कि क्या खबर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, कौन दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने क्या इसमें प्रावधान कर रखा है, आइए उसे देखते हैं। इसमें कानपुर ने एक अभिनव सोलर निर्जलीकरण तकनीक की शुरुआत की है दोस्तों, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और फसल की बर्बादी को कम करना इसका उद्देश्य है। निर्जलीकरण की जो व्यवस्था की है कानपुर IIT कानपुर ने जो इसकी आविष्कार किया। इसमें यह बताया गया दोस्तों, यह नवाचार फलों तथा सब्जियों को प्रभावी ढंग से सुखाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। किसका दोस्तों, सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। इसमें और भी बताया गया है क्या,
इसमें दोस्तों और आगे बताया गया इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, जिससे वे अपनी फसलों के अधिक समय तक संरक्षित कर सके और उन्हें मूल्य पर बेच सके। और इसमें बताया गया दोस्तों कि यह एक पर्यावरणीय अनुकूल तरीका है जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर कम करता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है और पर्यावरण को लाभ पहुँचाता है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका निर्जलीकरण किया जाएगा, IIT कानपुर ने जो विकसित किया है। तो आइए अगला पॉइंट या अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग क्या है दोस्तों? अगली हेडिंग है दोस्तों टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावित बनाने के लिए राइज ऐप। क्या है दोस्तों? राइज ऐप विकसित किया गया है। तो राइज ऐप की आइए दोस्तों विशेषता क्या देखते हैं। पहले बात तो दोस्तों राइज ऐप का जो फुल नेम है दोस्तों रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट। क्या है दोस्तों? रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट किया गया है दोस्तों। इसको फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य दोस्तों टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राइज ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं इसमें आगे पॉइंट में इसमें क्या बताया गया। आगे पॉइंट में बताया गया तो यह डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टाफ नर्सों, सहायक नर्स, मिडवाइफ और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए विकसित किया गया है, जिससे वे बच्चों को नियमित टीकाकरण की निगरानी और प्रबंधन की दक्षता को सुनिश्चित कर सके। और इसमें इस पहल का दोस्तों क्या उद्देश्य है? टीकाकरण कवरेज बढ़ाना है, टीकाकरण से बचने वाले परिवारों की पहचान करना है और समुचित टीकाकरण सुनिश्चित करना है। आइए आगे देखते हैं और आगे इसमें क्या बताया गया। इसका और आगे बताया गया होता है यह ऐप पारंपरिक प्रशिक्षण पद्धतियों को डिजिटल शिक्षण में बदलकर टीकाकरण की सुरक्षा और प्रभावशीलता को बढ़ाने का कार्य करेगा। और दोस्तों और क्या इसमें बताया गया आगे, राइस ऐप एक डिजिटल प्रशिक्षण और निगरानी प्लेटफॉर्म है जिससे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीकाकरण कर्मों प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता देने के लिए विकसित किया गया है दोस्तों। यह ऐप रियल टाइम अपडेट प्रदान करता है, जैसे दोस्तों टीकाकरण शेड्यूल सनद प्रबंध। अब देखते हैं दोस्तों टीकाकरण शेड्यूल प्रबंध क्या है दोस्तों। इसमें टीका की सुरक्षा प्रोटोकॉल कोल्ड चेन प्रबंध किया जाता है। टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव की निगरानी की जाती है। स्वास्थ्य कर्मियों के नवीनतम टीकाकरण दिशा निर्देशों का परीक्षण किया जाता है दोस्तों। अगली हेडिंग क्या है दोस्तों? अगली हेडिंग है कि यूपी विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा होनी। अनुवादक सुविधा दोस्तों अनुवादक होगी सभी हिंदियों में भाषा में किया जाएगा। किस भाषा में किया जाएगा आगे देखेंगे दोस्तों। ये 18 फरवरी 2025 की खबर है दोस्तों। इसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार विधान अनुवादक सुविधा लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है दोस्तों। यह विधानसभा सदस्यों की अवधि भोजपुरी, ब्रजी, बुंदेली और अंग्रेजी में अपनी बात रखने के अवसर मिल सकता है दोस्तों। अनुवादक सुविधा उपलब्ध होने से दोस्तों अवधि भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली और अंग्रेजी भाषा में अपनी बात विधानसभा में रखी जा सकती है। तो आइए दोस्तों अगली पॉइंट देखते हैं। अगली हेडिंग क्या है दोस्तों, इसके लिए हम देखते हैं। इसमें और बताई गई अनुवादक सुविधा जो उपलब्ध कराई गई दोस्तों, इसके लिए व्यवस्था सत्तारूढ़ समिति के समित प्रस्तावित की गई है और सदन द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया गया है दोस्तों। इस पहल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ाना। क्या है दोस्तों? क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना और सभी समुदायों के बीच एकता की भावना का पैदा करना मुख्य उद्देश्य इसका है अनुवादक ऐप का, अनुवादक सुविधा का दोस्तों। आइए इसमें देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अवधी, ब्रजी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अंग्रेजी के अनुवादक रिहर्सल की समीक्षा भी कर ली है। आइए अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है दोस्तों गोरखपुर। क्या दोस्तों? गोरखपुर पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बना दोस्तों। गोरखपुर पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बना। कब की खबर है दोस्तों? 7 दिसंबर 2024 में यह घोषणा की गई कि गोरखपुर सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। इसमें और क्या बताया गया दोस्तों? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर के रूप में 40 एकड़ की सुविधा में प्रतिदिन 700 टन कचरा, जिसमें सूखा कचरा, गीला कचरा, खतरनाक कचरा शामिल है, का प्रसंस्करण किया जाएगा, जिसमें चारकोल उत्पादन और जो CNG उत्पादन जैसी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसमें और दोस्तों बताया गया है कि यह परियोजना का उद्देश्य अपशिष्ट को कम करके संसाधन रिकवरी को अधिकतम करके एक सेकुलर इकोनॉमी मॉडल को बढ़ावा देना है। और इसमें आगे क्या बताया गया, आइए देखते हैं। आगे बताया गया है कि दोस्तों यह सुविधा न केवल गोरखपुर की सेवा करेगी बल्कि 8 पड़ोसी शहरी स्थानीय निकायों की भी अपशिष्ट प्रबंधन आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी। तो आइए इस तरीके से देखते हैं दोस्तों। अगली पॉइंट क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश तथ्यसार। उत्तर प्रदेश तथ्यसार में दोस्तों क्या बताया गया है उसको हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश तथ्यसार। उत्तर प्रदेश तथ्यसार में दोस्तों पहली पॉइंट क्या है दोस्तों? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अप्रैल 2025 को प्रदेश में कहां पर निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। कहां पर किया दोस्तों? गोरखपुर में सेक्टर नंबर 26 में किया है। तो दोस्तों कहां पर एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया? गोरखपुर में। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। वह प्रतिष्ठित मीडिया
रणनीतिकार वीगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक जिन्होंने 31 मार्च 2025 को प्रदेश में प्रतिष्ठित अनमोल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, किसे किया गया? निखिल सिंघल को। दोस्तों ये पूछ सकता है दोस्तों कि अनमोल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों निखिल सिंघल को दिया गया। तो किसके? निखिल सिंघल किसके संस्थापक, किस मीडिया के संस्थापक थे? वीगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक हैं। आइए अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगली पॉइंट क्या है दोस्तों? अगली पॉइंट है दोस्तों 20 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 25-26। दोस्तों उत्तर प्रदेश में यह 25-26 का बजट का आकार कितना है दोस्तों? तो 8,08,736 करोड़ रुपए का है। दोस्तों अगली पॉइंट है दोस्तों क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य बजट 25-26 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 23-24 में कितना अनुमानित है दोस्तों? बताइए कितना अनुमानित है दोस्तों? 93,514। तो दोस्तों कितना? 93,514 दोस्तों 23-24 में अनुमानित व्यक्त की गई है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगली पॉइंट में कितनी है? अगली पॉइंट दोस्तों वर्ष 23-24 में, वर्ष 23-24 में प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही दोस्तों? 11.6% रही है। आइए अगली पॉइंट दोस्तों इसमें क्या बताया गया है? अगली पॉइंट है दोस्तों प्रदेश बजट 25-26 में कहाँ प्रदेश का पहला AICTE बनाने के लिए 5 करोड़ का आवंटित किया गया है? कहाँ पर दोस्तों? लखनऊ में 5 करोड़ की प्रावधान से दोस्तों AICTE बनाने का निर्माण लिया गया है। आगे बताया गया है दोस्तों किसानों की आय में वृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश के लिए 325.10 बिलियन डॉलर के ऋण स्वीकृत किया। किस बैंक ने? विश्व बैंक ने किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों पॉइंटर में? उत्तर प्रदेश के 7 जिले जिनको मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाने की राज्य सरकार ने घोषणा की है, वो जिले कौन कौन से दोस्तों? दोस्तों पहला है प्रयागराज, दूसरा है काशी, तीसरा है चंदौली, चौथा है गाजीपुर, पाँचवा है दोस्तों जौनपुर, छठवां है मिर्जापुर, सातवां है भदोही। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16 से 17 फरवरी 2025 कौन? 16 से 17 फरवरी 2025 के बीच उत्तर प्रदेश की शहर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया। तो कहाँ किया दोस्तों? प्रयागराज में किया। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में 16 से 17 फरवरी 2025 के बीच दोस्तों प्रयागराज में किया गया। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट में क्या है दोस्तों? 100 से 9 मार्च 2025 तक बनारस के होटल ताज में आयोजित बनारस लिस्ट फेस्ट के किस उपन्यासकार को उसके उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड रिएक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिट फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? राजकमल झा को। तो दोस्तों बनारस लिट फेस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? राजकमल झा को सम्मानित किया गया है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या बताया गया दोस्तों। 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी दोस्तों? क्या थी? स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेज। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 से 29 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया दोस्तों? लखनऊ विधानसभा में। दोस्तों कहाँ गया? विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन लखनऊ विधानसभा में किया गया 28-29 मार्च के बीच 2025 में। तो दोस्तों इस महोत्सव का उद्देश्य क्या था? आइए देखते हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य दोस्तों युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी देना और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाना था। आइए दोस्तों अगले पॉइंट में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? आइए दोस्तों 27 से 30 मार्च 2025 के बीच प्रदेश में कहाँ पर टेक्निकल फेस्टिवल टेककृत 2025 का आयोजन किया गया? कहाँ पर किया गया दोस्तों? IIT कानपुर में किया गया। टेककृत 2025 का आयोजन किया गया। दोस्तों आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? स्वयं सहायता समूह के सहयोग से राज्य महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने के लिए दीदी प्रेरणा कैंटीन कौन दोस्तों? दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत 27 फरवरी 2025 को कहाँ पर की गई? तो दोस्तों कहाँ पर की गई? दोस्तों कानपुर में की गई है दीदी प्रेरणा कैंटीन 27 फरवरी 2025 को। आइए अगली क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 25 फरवरी 2025 को हैंड प्रिंट लेने की विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? दोस्तों हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया दोस्तों? महाकुंभ में प्रयागराज में बनाया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो एलेक्रामा 2025 का आयोजन 27 से 26 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया दोस्तों? तो कहाँ किया गया दोस्तों? नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में।
एक्सपो मार्ट में किया गया। नोएडा के एक्सपो मार्ट में दोस्तों इलेक्रामा 2025 का आयोजन किया गया। कब से कब किया गया दोस्तों? 22 से 26 फरवरी 2025 के मध्य। आइए अगली हेडिंग देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 24 फरवरी 2025 को आरबीआई द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंपन अभियान की थीम क्या थी? बताइए दोस्तों, आरबीआई द्वारा जो लखनऊ में वित्तीय अभियान जागरूकता चलाया गया उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी दोस्तों वित्तीय साझेदारी समृद्ध नारी, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी थी दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 15 से 24 फरवरी 2025, कब से 15 से 24 फरवरी 2025 तक प्रदेश में कहाँ पर काशी तमिल संगम KTS 3.0 का आयोजन किया गया? कहाँ पर किया गया दोस्तों? वाराणसी में किया गया। तो दोस्तों काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? वाराणसी में किया गया। देखते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव, दोस्तों भारत नेपाल मैत्री महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? पीलीभीत में किया गया। कब से कब किया दोस्तों? किया गया 22 से 23 फरवरी 2025 में किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 1 मार्च 2025 को प्रदेश में कहाँ से डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत की गई? कहाँ से किया गया दोस्तों? डिजिटल क्लिनिक की शुरुआत कहाँ से की गई दोस्तों? सीतापुर से की गई। और कब की गई? मार्च 2025 में, 1 मार्च को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 7-8 मार्च 2025, 7-8 मार्च 2025 को AI पर चुनौती और अवसर इंजीनियरिंग तथा प्रबंध अनुप्रयोग का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? कहाँ किया गया दोस्तों? लखनऊ में किया गया। तो कहाँ गया? AI पर चुनौतियों के लिए सम्मेलन जो है दोस्तों कोयम्पा कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। आइए अगली हेडिंग देखते हैं, अगली प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? कुशीनगर स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा प्रदत्त अजय स्मृति सम्मान 2025 7 मार्च 2025 को किसे दिया गया दोस्तों? कथाकार उदय प्रकाश को दिया गया। दोस्तों अजय स्मृति सम्मान 2025 किसे दिया गया? तो कथाकार उदय प्रकाश को दिया गया है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? वाराणसी नगर निगम का वह गांव जहां राज्य सरकार ने 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है। दोस्तों वाराणसी का नगर निगम का वह क्षेत्र डोमरी गांव है। कौन सा है दोस्तों? डोमरी गांव है, जहां पर 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित किया जाएगा। कहां पर दोस्तों? वाराणसी नगर निगम का ये क्षेत्र है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीका कार्यक्रम को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों? किस ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों? राइज ऐप को लॉन्च किया। राइज ऐप का फुल नेम है दोस्तों रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 7 मार्च 2025 की खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कहां पर हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया गया? तो कहाँ पर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया गया दोस्तों? नोएडा में किया गया। तो कहाँ पर किया गया दोस्तों? नोएडा में किया गया। 7 मार्च 2025 को किया गया है। इसमें और क्या है दोस्तों? इसी में जो इंडिया स्किल माइक्रोसॉफ्ट किया गया है दोस्तों, इसमें सेंट्रल क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI और साइबर सिक्योरिटी संबंधित को निर्धारित किया जाएगा। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है तो दोस्तों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कब दोस्तों? 10 मार्च 2025 को कैबिनेट की बैठक में। तो किस बैठक में दोस्तों? कैबिनेट की बैठक में गेहूं का कितना न्यूनतम दोस्तों, किसका? गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हुए 17 मार्च 2000 से 15 जून तक सरकारी खरीद का निर्माण किया गया। कितना किया गया दोस्तों? गेहूँ की खरीद कितना किया गया है दोस्तों? 2425 रुपये प्रति कुंटल का निर्णय लिया गया है। MSP करने के लिए इसका किया गया है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा की है? कहां पर दोस्तों चित्तू पांडे के स्मृति में स्मारक बनाने का घोषणा की गई है दोस्तों? चित्तू पांडे का तो यह बलिया में किया गया। चित्तू पांडे बलिया के ही थे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है दोस्तों? 11 से 13 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश में कहां पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, कौन? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया दोस्तों? गोरखपुर में किया गया। कहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किया गया? गोरखपुर में किया गया। कब से कब किया गया? 11 से 13 मार्च 2025 को किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 13 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में
कि कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। कितने को किया है दोस्तों? सभी 17 नगर निगमों को दोस्तों सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है दोस्तों मार्च 2025 की खबर है दोस्तों। इसमें कहा गया उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की किन इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। दोस्तों जो हेरिटेज भवन जो है अपने उत्तर प्रदेश में दोस्तों उसे होटल के रूप में, इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। आइए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 10 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कहां पर स्थित महर दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है। कहां पर की है दोस्तों? सीतापुर में की है दोस्तों। सीतापुर के नैमिसारण में है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश स्थित भारत का वह पावर प्लांट जिसने हाल ही में पावर प्लांट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल गैस में बदलने में सफलता प्राप्त कर ऐसा करने वाला पहला पावर प्लांट कौन सा बना दोस्तों? एनटीपीसी विंध्याचल मिर्जापुर वाला जो एनटीपीसी प्लांट लगाया गया है वह बना है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल गैस में बदलने में। कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों मेथनॉल में परिवर्तित कर दिया जा रहा है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां 19 मार्च 2025 का दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई। कहाँ शुरुआत की गई दोस्तों? ग्रेटर नोएडा में की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के किस प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया गया? तो शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में किया है दोस्तों। हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया। अगली पॉइंट क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश वन विभाग ने हाल ही में टाइगर सफारी की तर्ज पर कहां पर डॉल्फिन सफारी शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। टाइगर सफारी की तर्ज पर डॉल्फिन सफारी की घोषणा कहाँ की जाएगी दोस्तों? शुरू करने की घोषणा कहाँ की गई दोस्तों? वाराणसी में की गई है। तो इस तरीके से दोस्तों उत्तर प्रदेश हमने करंट देख लिया है दोस्तों। जितना टोटल उत्तर प्रदेश, अभी दोस्तों उत्तराखंड है तो उत्तराखंड हमको पढ़ना नहीं है, हम उत्तर प्रदेश का विशेष फोकस किए थे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश का टोटल एक ही क्लास में पढ़ा दिया है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि क्या कमी रह गई क्लास में, उसको आगे की क्लास में सुधार लिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि ये कंठस्थ हो जाए, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, 9 पेज में इसको पढ़ाया गया था। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक अगली अच्छी क्लास में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।